तो वहीं पूर्णिया के व्यवसायी की भी हत्या कर दी जाती और हत्या के बाद से परिजन जो हैं वो दहशत में हैं, डर के साए में हैं। परिजनों की तरफ से भी ये सवाल कानून व्यवस्था के ऊपर ही उठ रहा है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है ताकि जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी हो, कठोर सजा उन्हें दी जाए। इसे लेकर परिजन गुहार लगा रहे। फरार चल रहे मुख्य आरोपी की तलाश का दावा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि खजांची थाने के नवरत्ना के रहने वाले व्यवसायी अभिमन्यु की पश्चिम बंगाल के दालकोला में हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजन पड़ोसी पर ही हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस से जल्द इंसाफ की मांग की जा रही है। मोहल्ला के तमाम दुखी मेरे बेटे को क्या गया, हमें क्या करे। क्या कोई दुश्मनी थी उनसे पहले से? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। इस घटना के पीछे वजह क्या लग रहा है? पता नहीं भैया क्या दुश्मनी था उसको। और खबर हाजीपुर से, जहां पर देर रात फायरिंग की घटना में एक बड़ा खुलासा सामने पुलिस की तरफ से किया गया है, जिसमें दहशत फैलाने के लिए फायरिंग नहीं की गई, ये पुलिस की थ्योरी कह रही है। पुलिस का ये दावा है कि यहां पर वैशाली में जो घटना हुई उसमें फायरिंग दहशत फैलाने के लिए नहीं बल्कि पूर्व पार्षद के घर को निशाना बनाकर की गई। पूर्व पार्षद अजय कुमार ने नगर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। एसपी ने कहा कि पुलिस मौके से 2 खोखे को बरामद कर चुकी है और फिलहाल इस मामले की एसडीपीओ गहनता से जांच कर रहे हैं। कल रात में फायरिंग की घटना छोटी मड़ी के पास में नगर थाना अंतर्गत रात 8:30 से 9 के बीच में 2-3 राउंड फायरिंग की बात सामने आई। उस संदर्भ में अजय सिंह कुशवाहा हैं, जो कि वर्तमान वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा केस दर्ज कराया है अज्ञात लोगों के विरुद्ध कि उनके समर्थकों में डर पैदा करने के लिए उनके घर के सामने ऐसा किया गया है। कांड दर्ज हो गया है, सभी पहलुओं पर जांच जारी है, सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है। और अब बात अमित शाह के दौरे की, तो सीमांचल में अमित शाह का दौरा होने वाला है और इसे लेकर के बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी सुनिश्चित की जा रही है ताकि इस दौरे के मद्देनजर जितने इंतजाम और व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो मुकम्मल हो जाए। और इस वक्त सीमांचल दौरे से बीजेपी को उम्मीदें भी बड़ी बड़ी हैं। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम को सजाया संवारा जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज एक एक तैयारी पर अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि शाह आएंगे तो सीमांचल में बीजेपी और ज्यादा ताकतवर होगी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सीमांचल के इन अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो यहां पर इन पार्टियों से सीटों को अपने पाले में लाने की कोशिश के तौर पर भी बीजेपी इस पूरे दौरे को देख रही है। सीमांचल में बीजेपी का रुतबा बढ़ेगा। इससे भी आगे बीजेपी के नेताओं को इस बात की भी उम्मीद है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी कोई सफल निष्कर्ष निकलेगा, उस पर भी चर्चा संभव है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो, उस पर लगाम लगेगी। गौवंश की तस्करी पर शिकंजा कसेगा। साथ ही क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते जनसंख्या अनुपात पर भी बातचीत संभव है। इससे यहाँ के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत उत्साह है। सीमावर्ती सीमांचल क्षेत्र में आने का फैसला उन्होंने आज से 3 महीना पहले संयुक्त मोर्चा के बैठक में लिया था। इसीलिए ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए समझिए कि उसका ये है खेती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। तो इसीलिए अमित शाह जी आ रहे हैं तो बहुत उत्साह है और उस दिन लाखों का भीड़ रहेगा। और सीमांचल में लोग घुसपैठी यहाँ आकर के बसे हुए हैं, वैसे लोगों को भी चिन्हित करके निकाला जाएगा। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सीमांचल इलाके में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र था हमारा क्षेत्र था, हमने अपने गठबंधन के पार्टी जदयू को दिया था, जदयू के यहाँ सांसद जीते हैं। अब ये हमारा सीट कैसे हम जीते इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इस इलाके में जो 11 लोकसभा हो या भागलपुर कमिश्नरी हो या पूर्णिया कमिश्नरी हो, यहाँ से लाखों लोग यहाँ आएंगे और अगली जीत हमारी होगी। तो शाह के सीमांचल दौरे को लेकर बीजेपी जहां बहुत उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों में इसे लेकर खलबली है और इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं ये नेता, आप भी सुनिए। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं।
मूल समस्या से ध्यान देश की जनता को हटाने के लिए वो ये प्रयास करते हैं। लेकिन जनता दौरे पर आ रहे हैं इसीलिए कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार ऐसी धरती है जहाँ लोग धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं करते। और जनता इतना होशियार है कि ललन सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी और सभी नेता से ज्यादा जनता होशियार है। इसलिए जनता को ये सब बात बोलकर बरगलाने का प्रयास नहीं करें। अब जनता नेता से एक कदम आगे चलती है और उसको मालूम है कि हमें क्या करना है। ये सबको पता है, जब से बिहार में बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है तब से बीजेपी बेचैन है। और आदरणीय अमित शाह जी का सीमांचल दौरा इस बात को बता रहा है कि बीजेपी जो नफरत और उन्माद की राजनीति करती है वो फिर से समाज में भाईचारा खत्म करने के लिए वो आ रहे हैं, उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। बिहार के सीमांचल दौरे पर आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आएंगे। नौकरी चाहिए, गांव के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी चाहिए। क्या अमित शाह जी नौकरी देंगे? क्या केंद्र सरकार ने मनरेगा का जो फंड रोक रखा है उसे जारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। अमित शाह जी सिर्फ भाषण देंगे, तो बिहार को भाषण नहीं चाहिए। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बिहार दौरा जो हो रहा है, हम लोगों का ऐसा मानना है कि वह पूर्वांचल के इलाके में सामाजिक धार्मिक सौहार्द को थोड़ा सा ट्विस्ट करने आ रहे हैं। लेकिन हम लोग उनके इस राजनीतिक कार्यक्रम से चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो 23 सितंबर वो तारीख है जब केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह वो पहुंचेंगे सीमांचल के दौरे पर, और इसे लेकर पूर्णिया पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 के पशु तस्करी पर खुलासे को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति और राजनीतिक संरक्षण की वजह से इस इलाके की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। पशु तस्करी धड़ल्ले से हो रही है इस इलाके में, यहाँ पर घुसपैठ धड़ल्ले से जारी है और ये सब कुछ सच्चाई है। हालांकि तस्वीर बदलनी चाहिए। और इस बिहार राज्य में राजनीतिक दृष्टि से तुष्टीकरण ने सीमांचल नहीं पूर्वांचल का डेमोग्राफी चेंज हो गया। और डेमोग्राफी ही नहीं चेंज हुआ बल्कि गौ तस्करी का एक अड्डा बन गया। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रहा तो तुष्टीकरण की नीति, सरकार का वोट बैंक की राजनीति, गौ तस्करी में भी वोट बैंक और घुसपैठिए में भी वोट बैंक। बात गया की, जहां पर पितृपक्ष में इस वक्त अपने अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूर दूर से लोग मोक्षदायिनी यहाँ इस गया नगरी में पहुंचते हैं, पिंडदान करते हैं और उनको मोक्ष देने की प्रार्थना की जाती है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी गया की तस्वीर है जहां सीताकुंड में श्रद्धालु बालू से पिंडदान कर अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं। सीताकुंड में सुबह से ही देश के कोने कोने से जो तीर्थ यात्री हैं वो पहुंच जाते हैं, पूजा पाठ कर पिंडदान कर रहे हैं। और शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि माता सीता ने अपने ससुर दशरथ का पिंडदान किया था और उसके बाद से ही ये परंपरा है कि अपने अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पिंडदान किया जाता है। बालू से पिंडदान किए जाते हैं। सीता जी ने पिंडदान किए थे इसलिए दशरथ जी के, इसलिए हमें करना पड़ रहा है। क्या सुने यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में क्या सुने हैं? गया के बारे में ये सुनता है सास ससुरों को पितरों को उद्धार होता है। तो गया की एक तस्वीर आपने देखी जहां पर दूर दूर से और देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचते हैं अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए और इसे लेकर पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर पिंडदानियों से पुलिसकर्मी उलझ पड़े। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर गया के पितृपक्ष मेले की ही है, जहां पर पुलिस मेले में शांति व्यवस्था कायम करने की जगह पिंडदानियों के साथ उलझ जाती है। ये तस्वीर सीताकुंड वेदी की है जहां मंदिर के लाइन में लगकर पिंडदानी प्रवेश कर रहे हैं।
तभी वहां तैनात प्रशिक्षु डीएसपी बुजुर्ग पिंडदानी से ही उलझ गए। काफी देर तक दोनों के बीच बहसबाजी चलती रही और फिर दूसरे पुलिसकर्मी के बीच बचाव के बाद जाकर मामला शांत हुआ। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि एसएसपी हरप्रीत कौर ने डीएसपी को वार्निंग दी है, लेकिन ऐसी तस्वीर बिहार पुलिस की छवि को जरूर धूमिल करती है। और नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर दीवार गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। नोएडा सेक्टर 21 की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर दीवार गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। करीब 100 मीटर लंबी ये दीवार थी जो धराशायी हो गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। हालांकि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता हुआ तस्वीरें आपको हम नोएडा की दिखाएंगे, जहां पर सेक्टर 21 में ये दीवार गिरी और करीब 100 मीटर लंबी ये दीवार के गिरने की वजह से इसकी जद में आकर 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जब भी बात एनएच की होती है तो उसका साथ रफ्तार देती है, लेकिन आपको वैशाली के एक ऐसे एनएच की तस्वीर दिखाते हैं जहां रफ्तार बहुत दूर की बात है। यहां पर अगर आप पैदल भी चल रहे हैं, यहां पर आपकी रफ्तार अगर बहुत धीमी भी है, तब भी जान का खतरा आपके ऊपर बना रहता है। और ऐसा क्यों है, आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एनएच की ये तस्वीर जहां पर लोग जान हथेली पर रखकर चलने के लिए मजबूर है। नेशनल हाईवे पर सफर करना लोगों की मजबूरी है और यही वजह है कि लोगों को जान जाने का डर सताते रहता है। महनार से समस्तीपुर के मोहद्दी नगर को जोड़ने वाली ये एनएच 122B है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक ये एनएच पूरी तरह से जर्जर हालत में है। बारिश में बड़े बड़े गड्ढे और इन गड्ढों से हादसों की आशंका हमेशा बनी रहती है। झील में अगर ये गड्ढे तब्दील हो जाते हैं तो इसे देखकर आश्चर्य इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को नहीं होता है, क्योंकि वो इसी रास्ते से होकर जब गुजरते हैं तो यही हालात उनके सामने हमेशा होते हैं और खामियाजा एनएच पर चलने वाले वाहनों को उठाना पड़ता है, स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। से खराब है। कितना दिक्कत हो रहा है आप लोग? बहुत दिक्कत हो रहा है। डेली गाड़ी 2-3 लड़ जाता है, पलटता भी है। हाँ। कितना दूर तक खराब है इधर? घर तो है मोहद्दी नगर तक खराब, तो पूरा सड़क खराब है। पूरा सड़क हुआ है, बहुत दिक्कत होता है। गाड़ी उड़ी रोज पलट जाता है। रोड टैक्स लेता है एजेंसी वाला, रोड नहीं बनाता है। रिक्शा भी पलटता होगा, रोज पलटता है। पर डे दिन एगो हाथ को टूट जाता है पब्लिक को। न पैर टूट गया, हाथ टूट गया, न कोई देख है न रेख है। कितना दिन से ऐसे हो गया 2 साल। 2 साल से बना ही नहीं है। और अब बात नगर परिषद के चुनाव के, जिसके पहले फेज का मतदान जो 10 अक्टूबर को होने वाला है, उसे लेकर जनता फैसला करने के लिए तैयार है। 5 साल का लेखा जोखा जो है जनता के पास मौजूद है, क्या किया इन्होंने, और अब उसी के आधार पर चुनाव किया जाएगा। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, जनप्रतिनिधियों का हिसाब किताब करेगी। बाढ़ नगर परिषद का सबसे बड़ा वार्ड, ये वार्ड संख्या 3, जहां की जनता की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। जल जमाव की समस्या से हर बार ये लोग जूझते हैं, लेकिन इसका निदान कोई जनप्रतिनिधि निकाल नहीं रहा। और इसीलिए अगर तब्दीली हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जल जमाव की वजह से लोगों को गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। वार्ड 3 का क्या है हाल, ये भी आपको बताते हैं। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही जनता अब अपने उम्मीदवारों से जीते या हारे उनसे हिसाब लेना शुरू कर दी है। पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ और कितना काम हुआ, जनता अब उसका लेखा जोखा उम्मीदवारों को बता रही है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के इंद्रपुरी मोहल्ले के वार्ड नंबर 3 में, जहां कुछ जनता इनसे पूछते हैं कि 5 साल में क्या विकास हुआ और कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे। क्या नाम आपका? क्या वार्ड नंबर 3 में क्या काम हुआ 5 साल? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल में और जल जमा होने लगा,
ज़्यादा दिन वर्षा ऋतु आने लगी और थोड़ा दिन जो पानी पड़ा उसमें बेलहात हो गया 3 नंबर। चुनाव होगा। अब इस वार्ड का जो नगर परिषद का ये वार्ड सबसे बड़ी वार्ड है, इसको उचित भागीदारी नगर परिषद से नहीं मिलती है। ये पूरे 27 वार्ड में सबसे बड़ी वार्ड है, लगभग 3600 वोटर, क्षेत्रफल में भी हर वार्ड से तिगुना, वोटर भी तिगुना, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि नगर पालिका सफाई कर्मी 2 मिलता है। पानी डेंगू फैल जाता है, बच्चा सब जाता है यहाँ पानी में घुस के स्कूल पढ़ने के लिए, बहुत दिक्कत होता है। तो अब कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे आप? जो अच्छा काम करे, अच्छा देखभाल करे, मतलब सफाई उफाई। लेकिन नगर चुनाव में भी विकास ही सबसे बड़ी मुद्दा है और जो विकास करेंगे जनता उनको चुनेगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।